हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियां कैसे भारत में आईं, क्या उनका रीजन था और उनसे क्या रिलेटेड प्रमुख तथ्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो बेस्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री को आज हम कवर करेंगे। इसमें हम जैसे 4-5 प्रमुख कंपनियां भारत में आई थी, जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांस। ये पांचों इसी क्रम में आई थी और इनको आज अच्छे से क्लियर करेंगे। ये आज का टॉपिक है और इनको अच्छे से बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से आप लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं किस तरीके से इनका आगमन होता है। तो सबसे पहले जो कंपनी भारत में आई थी वो आई थी पुर्तगाल। पुर्तगाल 1498 ईस्वी में भारत में आए थे और उसके बाद जो कंपनी आई वो आई थी डच। डच जो 1605 ईस्वी में भारत में आए। उसके बाद अंग्रेज आए जो कि 1608 ईस्वी में भारत में आ गए और डेनिश 1620 ईस्वी में भारत में आ गए। उसके बाद फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है। एक तो ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि क्रम लगाने की जो उनके ऑर्डर लगाने का एग्जाम में आ जाता है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आपको ये इनके आगमन का क्रम लगाना है कि पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। सबसे पहले जो कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाल। और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली गए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाल आए थे 1498 में। इनको पोर्चुगीज बोला जाता है। डच 1605 में आए थे। अंग्रेज 1608, इनको ब्रिटिशर्स भी बोला जाता है। और डेनिश 1620 ईस्वी में आए थे। और फ्रांसीसी जो है 1668 ईस्वी में आए थे। ये इनके आगमन का क्रम है। जैसे भारत में ये कंपनियां आ रही हैं तो इनके आगमन का क्रम है कि पहले पुर्तगाली आए, फिर बाद में फ्रांसीसी आए। लेकिन ये किस कंपनी के थ्रू आ रहे हैं? इनकी अपनी अलग अलग कंपनी थी। जैसे पुर्तगाल की अपनी अलग, डच की अलग, अंग्रेज की अलग। जैसे अंग्रेज की सबसे ज्यादा पता है हमें, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इनकी जो कंपनियां थी, इनकी स्थापना इनके ही देशों में हुई थी। जैसे पुर्तगाल की पुर्तगाल में हो गई, डच की डच में हो गई, अंग्रेज की ब्रिटेन में हो गई, डेनिश की डेनमार्क में हो गई, फ्रांसीसी की फ्रांस में हो गई। तो इनकी कंपनियों का जो क्रम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनकी कंपनियों की स्थापना कब हुई, इनको भी एक नज़र देख लेते हैं हम। जो पुर्तगाल की कंपनी थी उसका नाम था एस्टाडो द इंडिया। ये पूछा जा सकता है आपसे। इसकी स्थापना 1498 में हुई थी और 1498 में ही ये भारत में आ गई। दूसरी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और ये 1608 ईस्वी में भारत में आई। इनसे पहले डच आ गए थे। लेकिन जो इनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई, जबकि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1602 ईस्वी में स्थापित हुई। और जबकि जो डच थे वो 1605 ईस्वी में भारत में आए थे। 1602 में इनकी कंपनी की स्थापना डच में हुई थी, जबकि 1605 में ये भारत में आए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी, जबकि ये 1620 में भारत में आए। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेस जो कि फ्रांसीसी कंपनी थी, इसकी स्थापना 1664 में हुई थी, जबकि ये भारत में 1668 में आए थे। आपको ये वाला क्रम जरूर याद रखना है कि सबसे पहले आए पोर्चुगीज, पोर्चुगीज के बाद आए डच, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाल और उसके बाद फ्रांसीसी। ये आपको क्रम बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा के आपको याद कर लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थी और भारत में आक्रमण भी कर रही थी। यहाँ पे इन सारी कंपनियों का संघर्ष भी हुआ। बाद में जैसे पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद डच का हुआ, डच का फिर अंग्रेजों के साथ होता है, अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ होता है। तो ये इतना सारा संघर्ष कर रही थी और भारत में क्यों आ रहे थे, इनका रीजन क्या था, भारत में आगमन होने का इनका कारण क्या था, आज वो समझते हैं। तो जो इनके प्रमुख कारण थे वो था मसाला व्यापार। देखो, भारत का जो साउथ का हिस्सा है वहाँ पे मसाले बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के मसाले होते थे और बहुत ही अच्छे दामों में, मतलब सस्ते दामों में यहाँ से मसाला ये ले जाते थे और अपने देश में जाकर, जैसे यूरोप के इलाके में जाकर, पुर्तगाल में जाकर, तो ये अच्छे मुनाफे में बेचते थे। और मसाले की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जो यूरोप के इलाके हैं वहाँ पे मीट ज़्यादा खाया जाता है।
तो मीट ज़्यादा खाया जाता है, तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए हमें मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक रीज़न था कि ये मसाले की वजह से यूरोपीय कंपनियाँ भारत में आईं। एक्चुअली में होता क्या था कि ये जो हमारा साउथ वाला हिस्सा है ना, यहाँ से पहले जो मसाले थे वो कुस्तुनतनिया जाते थे। एक जगह थी यहाँ कुस्तुनतनिया, जो कि एशिया की इराक वाले हिस्से में थी कुस्तुनतनिया। यहाँ पे जगह थी और यहाँ से ये यूरोप में मसाले ट्रांसफ़र होते थे। लेकिन 1453 में क्या हुआ कि उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतनिया पर अधिकार हो गया। उस्मानिया सल्तनत का अरबी नियंत्रण हो गया अब यहाँ पे, और अरबी नियंत्रण होने के बाद अब जो मसाले का मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। यहाँ पे इनके लिए बाधा प्रकट हो गई। तो यूरोप वालों ने सोचा कि क्यों ना हम सीधा रास्ता चुन लेते हैं, जो कि इंडिया से हम सीधा ट्रेड करेंगे मसाले का अपने देश में। और दूसरा रीजन था क्या कि यूरोप में इस टाइम पुनर्जागरण आया था, रेनेसो। पुनर्जागरण के तहत क्या हुआ था कि यहाँ पे वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे थे। एक पुनर्जागरण एक प्रक्रिया होती है, एक लंबा दौर चलता है जिसमें नई-नई चीज़ों की क्रांतियाँ, नई-नई चीज़ों का विकास होता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक क्रांति भी हुई, जिसमें अलग-अलग तरह की नई-नई मशीनें, नए-नए जहाज़ों का निर्माण और नई-नई तकनीकी का विकास हुआ, जिसकी वजह से इनको यात्रा करना और ज़्यादा सुगम हो गया। तो ये दूसरा रीज़न रहा कि यूरोप में पुनर्जागरण, और पहला रीज़न रहा कि इनके मसालों का व्यापार अवरुद्ध हो गया था, तो इन्हें अब मसालों की ज़रूरत पड़ी थी और उन एक नए रास्ते की खोज के लिए ये भारत में आए। तो जब वैज्ञानिक आविष्कार हुए और जहाज़ों की अच्छे-अच्छे जहाज़ बनने लगे, तो नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए यहाँ से अपने अलग-अलग देशों से अपने अलग-अलग नागरिक इन्होंने अ, भारत की खोज के लिए भेजे। तो सबसे पहले ब्राज़ील की खोज जो की थी वो पुर्तगाल के कैब्रल ने ब्राज़ील की खोज की थी। स्पेन के कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की थी 1492 में। इसके पीछे कहानी ये है कि कोलंबस भी भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था। बट यह सीधा अमेरिका पहुंच गया था और बाद में इसे पता चला कि ये तो भारत नहीं अमेरिका है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कर दी। और 1498 में भारत की खोज जो थी, वास्को डी गामा, ये एक्चुअल में भारत की खोज नहीं थी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज थी। और ऑस्ट्रेलिया की खोज जो की थी वो कुक ने की थी, जो कि ब्रिटेन का था। और न्यूजीलैंड व तस्मानिया को ही न्यूजीलैंड बोला जाता था, तो वो तस्मान ने की थी, जो कि हॉलैंड का निवासी था। तो इसमें एक तो ये इम्पोर्टेंट है अमेरिका की खोज किसने की, और एक ये इम्पोर्टेंट है कि भारत की खोज किसने की थी। तो इनको याद रखना, अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 और भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। तो अब पुर्तगाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पुर्तगाल किस तरीके से, किस रास्ते से होकर इंडिया में आए। तो पुर्तगाल जो आए थे वो 1498 में आए, ये हम पढ़ चुके हैं 1498 में। और ये गए थे वो 1961 ईस्वी में भारत को छोड़कर गए थे। सबसे पहले ये आए और सबसे बाद में ये गए। और मैं बात करता हूँ कि ये आए कैसे थे। देखो ये लिस्बन का इलाका दिख रहा है, ये वर्ल्ड मैप में। यहाँ पोर्चुगीज रहते हैं और यहाँ से ये वाला साउथ अफ्रीका का ये जो महाद्वीप है, जो अफ्रीका का महाद्वीप है, इसके किनारे 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 यहाँ पे एक उत्तर महासागरीय पड़ता है, इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। यहाँ से होते हुए ये सीधा यहाँ पे इनको एक गुजराती यात्री मिलता है, जो इनकी मदद करता है, और ये सीधा यहाँ पे इंडिया में कालीकट पे आ जाते हैं। कालीकट पे जुमरिन का शासक था, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये वाला रास्ता ये अपनाते हैं, सीधा किनारे किनारे जा रहे हैं, जिससे कि ये रास्ता भटक ना जाए। फिर यहाँ इनको समुद्री में गुजराती यात्री मिलता है, और फिर यहाँ से सीधा ये केरल के राज्य पहुंच जाते हैं कालीकट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाल 1498 में 1961 में ये गए। सबसे पहले आए, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आए थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले आई, तो पुर्तगाल। कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे बाद में गई, तो वो भी पुर्तगाली थे। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण क्यों हो रहा था, क्योंकि जो पुर्तगाल का राजा था, पुर्तगाल का राजकुमार, उसका नाम था हेनरी। हेनरी, जिसको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसका टेम्पर था, जो उसका रुचि थी, वो वैज्ञानिक प्रकृति का था, साइंटिफिक नेचर का था। इसकी वैज्ञानिकों की कहानी सुनता था, विज्ञान की कहानी, वैज्ञानिक खोजों में, वैज्ञानिक तकनीकों में इसका बहुत ही रुचि थी। तो इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए पैसा दिया, और इसने ही सबसे पहले 1487 ईस्वी में
वास्को डिगामा से भी पहले बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा था भारत की खोज के लिए, लेकिन वो भारत की खोज में भारत तक नहीं पहुंच पाया और ये दक्षिण अफ्रीका के जो लास्ट पॉइंट पड़ता है केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाया। तभी इसका नाम केप ऑफ गुड होप पड़ा था, यानी कि ये एक आशा का प्रतीक निकला, आशा का प्रतीक भी इसको बोलते हैं। और सेकंड अटेम्प्ट में 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा अंततः भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर देता है। ये भी केप ऑफ गुड होप होकर दक्षिण अफ्रीका होते हुए भारत के कालीकट पर पहुंचा था। अच्छा, इसकी सहायता किसने की थी? इसकी सहायता गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीदी, उस यात्री का नाम क्या था? अहमद इब्न मजीदी ने इसकी समुद्री रास्ते में मदद की थी भारत तक पहुंचने के लिए। और कालीकट में पहुंचने के बाद जो कि केरल का तट है, वहां पर शासक जेमोरिन ने इसका स्वागत किया था। एक भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद ये यहाँ से ट्रेड करता है और पहली बार ये 60 गुना मुनाफा मतलब गेन करता है। यहाँ से ट्रेड करके ले जाता है और वहाँ सामान को बेचता है तो उसको 60 गुना मुनाफा होता है। तो यहाँ से क्या पॉइंट याद रखने, यहाँ से रखना है कि एक तो 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज आया जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की, और दूसरे अटेम्प्ट में 20 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया जो कि केप ऑफ गुड होप होकर ही आया था, और यह कालीकट पे पहुंचा था जो कि केरल का कालीकट है। और वहां पे कालीकट का शासक हुआ करता था कालीकट का शासक हुआ करता था जेमोरिन। जेमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया, यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार कैसे हुआ। एक पुर्तगाल की एक कंपनी आती है, कैसे ये गोवा पर और भारत के अन्य राज्यों पर ये अधिकार करती है, कैसे इसका विस्तार होता है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कंपनी का नाम क्या था, जो पुर्तगाल की कंपनी थी उसका नाम था एस्टाडो द इंडिया। 1498 में ही इसका गठन हुआ था और 1498 ईस्वी में ही भारत में वास्को डी गामा के थ्रू पुर्तगाल आ गए। इन्होंने अपना पहला सेंटर बोल दो, पहला फैक्ट्री बोल सकते हो, या फिर फैक्ट्री एक तरह की फैक्ट्री होती थी जहाँ पर ये अपने सामान को रखते थे। एक तरह का गोदाम बोल सकते हो आप, जहाँ पे ये अपने सामान को रखते थे और वहीं से ही व्यापार करते थे। तो इन्होंने पहला जो सेंटर है वो कोचीन केरल में खोला। ये केरल का इलाका है, केरल के इलाके में कोचीन पड़ता है। तो पहला सेंटर जो था 1503 ईस्वी में इन्होंने कोचीन में खोला। द्वितीय सेंटर जो था वो कुन्नूर केरल में ही दूसरा सेंटर इन्होंने कुन्नूर में खेला। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कुन्नूर में लगाई, जो कि दोनों मालावर तट पर हैं। और पहले गवर्नर, अब ये सेंटर खोलते जा रहे हैं यानी कि फैक्ट्री खोलते जा रहे हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने गवर्नर भी नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो जो पुर्तगाल का पहला गवर्नर जो बनकर आया वो बन के आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 4 पॉइंट निकल के आते हैं कि पुर्तगाल कब आए 1498 में। पहली फैक्ट्री कब लगाई 1503 ईस्वी में, कहाँ पे लगाई? कोचीन में। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई 1505 ईस्वी में? कुन्नूर में। कुन्नूर कहाँ पड़ता है? केरल में। और तीसरा पॉइंट, प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया। अब बात कर लेते हैं, जब ये भारत में आ रहे थे तब पुर्तगाल में किसका शासन था और भारत में किसका शासन था। मतलब जब पुर्तगाली कंपनी, यूरोपीय कंपनी आई तो भारत में किसका शासन था, और पुर्तगाल से आ रहे हैं तो पुर्तगाल में किसका शासन था। तो पुर्तगाल की बात करते हैं तो पुर्तगाल में शासन जो था वो मैनुअल प्रथम का था, और यहाँ के राजकुमार जो थे वो थे डॉन हेनरिक, जिनको हेनरी द नेविगेटर, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया है। इनका जो था विज्ञान की तरफ बहुत रुचि थी। इन्होंने सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में भेजा और उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भेजा। दूसरे नंबर पे भारत में किस किस का राज था? एक तो दिल्ली सल्तनत थी, एक विजयनगर के वाली क्षेत्र में और एक गुजरात वाले क्षेत्र में। तो दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था, और विजयनगर में नरसिंह राव द्वितीय सालव वंश के थे, और गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन चल रहा था। इसमें क्योंकि 1498 ईस्वी में आए थे तो 1400 ईस्वी के करीब सिकंदर लोदी का शासन यहाँ पे चल रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वास्को डिगामा जो पहला यात्री था, पुर्तगाली पहली यात्री था। तो वास्को डिगामा के बारे में बात करते हैं कि वो किस जहाज से आया, कहाँ से होकर आया, कहाँ पे वो रुका और उसने क्या क्या भारत में किया था।
तो वो किस जहाज से आया था? तो वो साउ गैब्रियल, ये जहाज का नाम है इसके का, साउ गैब्रियल जहाज से आया था। और कहाँ से होकर आया था? केप ऑफ गुड होप, जो कि उत्तर महासागरीय में पड़ता है, केप ऑफ गुड होप होकर आया था। और इसकी मदद किसने की थी? एक गुजराती यात्री मिल गया था इसको, अहमद इब्न मजीदी ने इसकी मदद मदद की भारत पहुंचने में। और कालीकट का शासक उस टाइम जमोरिन था, और जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। अच्छा, जो वास्को डी गामा था वो 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंच जाता है। अब ये भारत में आ गया है और भारत से व्यापार करेगा। तो पहले जो व्यापार कर रहे थे यहाँ पे व्यापार कर रहे थे वो अरबी कर रहे थे। अरबी जो कुस्तुनतुनिया ले जाते थे और कुस्तुनतुनिया के बाद यूरोप में जाता था। तो अब ये वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार करेगा तो अरबियों को इनसे दिक्कत होने लगी, अरबियों की अब जलने लगी। तो अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया। काली मिर्च के व्यापार से इसे 60 गुना मुनाफा हुआ, यानी कि इसने सबसे पहला व्यापार काली मिर्च का किया और इसको 60 गुना मुनाफा हुआ। तो ये उसके बाद 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आया और 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री इसने लगाई और 1524 ईस्वी में तीसरी बार भारत आया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था? तो भारत में ये 3 बार आया। और इसकी मृत्यु जब ये तीसरी बार लास्ट में 1524 में आया था, तो 1524 ईस्वी में कोचीन केरल में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया? 1498। किस तट पे आया? कालीकट तट पे आया। कहाँ का था? केरल का था। केरल में किसका शासन था? जैमरिन का शासन था। और इसने 60 गुना मुनाफा किया। और ये भारत में कितनी बार आया था? 3 बार ये भारत में आया। तो ये पुर्तगालियों की वास्को डी गामा की बात थी। और अब बात करते हैं कि प्रथम जब गवर्नर बन के आ रहे हैं तो पहला गवर्नर कौन आया, दूसरा गवर्नर कौन आया पुर्तगाल का, और तीसरा गवर्नर कौन आया, और उनके प्रमुख कार्य क्या थे। तो पुर्तगाल का जो पहला गवर्नर बन के आया वो आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 ईस्वी में आया था। 1505 ईस्वी में आया था और ये पहला गवर्नर था। ये आपको याद रखना है, पहला गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? जैसे ये इंडिया है और इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है वो समुद्र का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये अपनी मोनोपोली करना चाहते थे। यहाँ पे हमारा एकाधिकार हो जाए और हम ही इससे व्यापार करें। कोई दूसरा व्यापार करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो इस नीले पानी में अपना आधिपत्य स्थापित करने की जो कला थी, जो पॉलिसी इसने बनाई थी, उसको बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था वो द्वितीय गवर्नर था। भारत में अगर पूछी जाए कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना जाता है। इसने होमुर्ज, मलक्का और गोवा पर अधिकार कर लिया था। इसमें गोवा सबसे इंपॉर्टेंट है। गोवा पर इसने अधिकार 1510 ईस्वी में कर लिया था, जो कि बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से इसने गोवा छीन लिया 1510 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसने कोचीन को सेंटर बनाया था, बट इसने कोचीन को राजधानी नहीं बनाया था। और भारत में महिलाओं के साथ इसने विवाह की नीति अपनाई और सती प्रथा पर रोक लगाने का इसने प्रयास किया था। तीसरा जो व्यक्ति था वो था गवर्नर नीनो डी कुन्हा। उसने गोवा को राजधानी बनाया और हुगली व सेंट थेमे बस्ती में सेटलमेंट किया इसने। बसनी व द्वीप पर अधिकार किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसकी उसने मृत्यु करवा दी नीनो डी कुन्हा ने। तो तीनों गवर्नर के बारे में मुख्य मुख्य प्रमुख बिंदु यही हैं। तो पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और तीसरा गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्हा। पहले गवर्नर कब आया था? 1505 ईस्वी में। और दूसरा जो गवर्नर था उसने क्या सेंटर गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में गोवा यूसुफ शाह से छीन लिया और इसने गोवा को राजधानी बनाया था। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इनसे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। अब देखते हैं कि पुर्तगाल का योगदान क्या क्या है। अगर भारत में पुर्तगाल आए तो वो कुछ ना कुछ तो भारत को सिखा के जाएंगे और कुछ ना कुछ भारत से सीख के जाएंगे। तो भारत को पुर्तगाल क्या देकर गए, इनकी देन, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि सब कुछ ये लेकर ही गए, कुछ ना कुछ ये सिखा कर भी गए। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में इन्होंने ही लगाई थी। तो प्रिंटिंग प्रेस देके गए।
इन्होंने तंबाकू की खेती, लाल मिर्च की खेती, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनन्नास, अल्फांसो, आम, जो कि अलग ही वैरायटी का आम होता होगा। ये सारी चीज़ें जो थी वो पहले भारत में नहीं होती थी। यही जो पुर्तगाल थे वो हमें सिखा के गए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाज निर्माण कला ये हमें सिखा के गए। जहाज निर्माण कला में ये निपुण थे क्योंकि ये जहाज़ों के द्वारा आते थे, तो जहाज की कला भी हमें यही सिखा कर गए। ये प्रिंटिंग प्रेस है भाई साहब, आप सब देख लीजिए। और इन्होंने ईसाई धर्म का भारत में थोड़ा-सा प्रचार किया और पहली चर्च भी इन्होंने ही लगवाई थी 1510 ईस्वी में। सेंट थॉमस इस चर्च का नाम है, जो कि केरल में, और जो कि गोथिक स्थापत्य कला के अनुरूप बनी हुई है। गोथिक स्थापत्य कला क्या होती थी? कुछ इस तरीके से जो ऊपर फिर ऊपर ऐसे करके जो ये वाली जो बन रही है, ये गोथिक स्थापत्य कला थी। और प्रथम पादरी जो थे वो फ्रांसिस्को ज़ेवियर, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इससे क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? पहली बात कि जो प्रिंटिंग प्रेस दी थी वो किसने दी? पुर्तगालों की देन थी। तम्बाकू की खेती किसने सिखाई भैया? तम्बाकू की खेती पुर्तगालों ने सिखाई। आलू और टमाटर की खेती भी पुर्तगालों ने सिखाई। एक कहवा की खेती भी पुर्तगालों ने सिखाई। और जहाज निर्माण कला भी पुर्तगालों की देन थी। ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पुर्तगालों के पतन के कारण। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा-सा हम इसको समझ लेते हैं, जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको थोड़ा-सा देख लेते हैं। हाँ, एक और बात, पुर्तगालों ने ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ-साथ एक कार्टेज सिस्टम भी लागू किया था। कार्टेज सिस्टम वाक़ई में होता क्या था? जैसे ये भारत है और ये वाला जो हिस्सा है वो समुद्र का इलाका है। तो यहाँ पर ये अगर कोई दूसरी कंट्री अगर ट्रेड करेगी, कोई दूसरी कंट्री अगर व्यापार करेगी, तो उनको इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इन्होंने एक कार्टेज सिस्टम बनाया कि इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनके साथ लूट भी हो सकती है। अगर ये टैक्स देंगे तो इनके जो भी शिप होंगे और पुर्तगालों की जो आर्मी होगी वो इनको संरक्षण प्रदान करेगी। तो ये कार्टेज सिस्टम भी इन्होंने बनाया था। उसके बाद ये समुद्र लूट की नीति की वजह से इनका पतन हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो गोवा था, गोवा इन्होंने जो 1510 ईस्वी में मिला लिया था, तो वो भारत में ऑपरेशन विजय के द्वारा दोबारा भारत में मिलाया गया था। पुर्तगाली बस्ती गोवा, दमन द्वीप भारत में विलय 19 दिसंबर 1961 को ये भारत में मिला लिया गया था और 1961 को ही गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा के बारे में और क्या मुख्य बातें हैं? गोवा में समान नागरिक संहिता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है। यही इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा-सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पुर्तगाल के बारे में हमने सारी बातें पढ़ी। अब पुर्तगालों के बारे में थोड़ा-सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रैपिड फायर। 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आया। कहाँ पे आया? केरल पे आया था। केरल में कौन से तट पे आया? कालीकट तट पे आया था। किसने इसका स्वागत किया था? जैमोरिन ने इसका स्वागत किया था। भारत में कितनी बार आया? 3 बार आया। 1503 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और 1505 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा पर कब्जा किया और चर्च सेंट थॉमस प्रथम केरल इसने बनाई थी। 1530 ईस्वी में नीनो डी कोना ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। 1556 में गोवा में इन्होंने पहली प्रिंटिंग सेवा दी और 1661 ईस्वी में राजकुमारी कैथलीन का विवाह, जो कि राजकुमारी कैथलीन पुर्तगाल की थी और ये बेटा जो राजकुमार चार्ल्स था ये आपका ब्रिटिशर्स था, यानी कि अंग्रेज था। इनके बाद इनकी शादी हो जाती है और इनको अंग्रेजों को बम्बई जो है वो दहेज में मिल जाती है। इसकी भी कहानी आगे पढ़ेंगे। अभी इसको पॉज करते हैं और 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को मिला लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको याद रखिएगा। ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। अब पुर्तगाल खत्म हो चुका है। पुर्तगाल के बाद अब पढ़ेंगे हम डच। डच के बारे में देखते हैं कि डच किस तरीके से आए, डच कहाँ से आए थे। देखो, डच जो हैं उनको हम हॉलैंड के निवासी भी बोलते हैं। हॉलैंड के निवासी, हॉलैंड को आज नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हुआ करती थी और वहां से ये उसी रास्ते से होकर केप ऑफ गुड होप होकर और यहाँ से ये सीधा केरल आए थे। उसी रास्ते से होकर आ रहे हैं सभी, केप ऑफ गुड होप होकर। केप ऑफ गुड होप होकर, केप ऑफ गुड होप कहाँ पे पड़ता है? ये साउथ अफ्रीका के लास्ट पॉइंट है, वही केप ऑफ गुड होप है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं डच के बारे में।
डच के बारे में क्या क्या प्रमुख बातें हैं, डच ने किस तरीके से यहाँ पे शासन किया, डच ने किस तरीके से व्यापार किया, डचों की अब पूरी कहानी हम स्टडी करते हैं। तो डच जो थे वो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। अक्टूबर 2019 में हॉलैंड ने एक फैसला किया कि अब हॉलैंड का नाम हॉलैंड ना रह के सिर्फ नीदरलैंड रहेगा। तो हॉलैंड नाम को छोड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा फैक्ट बताने के लिए है। 1596 ईस्वी में पहले ही एक डच यात्री कॉर्नेलिस डी हाउटमैन भारत में आ गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर 1602 ईस्वी में ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, 1602 ईस्वी में होती है, और भारत में इनका आगमन 1605 ईस्वी में हो जाता है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और 1605 ईस्वी में ये भारत आ जाते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जॉइंट वेंचर के रूप में बनी थी। जॉइंट वेंचर मतलब इसमें जॉइंट वेंचर हुआ था, कुछ हिस्सा सरकार का था और कुछ प्राइवेट धारकों का था। और भारत में आगमन इनका 1605 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई। पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई इन्होंने? मसूलीपट्टनम में। जबकि पुर्तगाल ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? कोचीन। कहाँ पे लगाई? कोचीन। ये वाली चीज आप अच्छे से याद रखना। पुर्तगाल कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगा रहे हैं, जबकि डच जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगा रहे हैं? वो लगा रहे हैं मसूलीपट्टनम में। जो मसूलीपट्टनम है वो पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं डच के बारे में। इस मैप को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना। देखो, कोचीन केरल का जो इलाका है वो केरल के इस वाले हिस्से में कोचीन पड़ता है, और यहीं इसके पास में पड़ता है कुन्नूर, जो कि ये मालावर तट का हिस्सा है। दूसरी बात करते हैं ये मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम बार बार आपको सुनाई देगा, ये जो है वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। यहीं पर डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में लगाई थी, और जबकि कोचीन केरल में 1498 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ये कुछ प्रमुख जो हैं, ये आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, यही थे जहां पर सबसे ज्यादा यूरोपीय कंपनियों का प्रभुत्व जमाना चाहती थी, क्योंकि ये जो है सारे हिस्से ये समुद्र से लगे हुए हैं और यहीं से व्यापार करना बहुत ही ज्यादा आसान होता था। तो ये एक चिनपुरा व कासिम बाजार और ये बालासार हो गया, ये सूरत का हिस्सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आप थोड़ा सा इस मैप को थोड़ा सा माइंड में रीड कर लीजिए। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो डच की बात चल रही थी और डचों ने किस पर महत्व दिया? तो इन्होंने भारत में वस्त्र के व्यापार पर, यानी कि इन्होंने क्लॉथ का ट्रेड किया, जबकि पुर्तगालों ने मसाले का ट्रेड किया था, जो कि वास्को डी गामा ने काली मिर्च का ट्रेड किया था, तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो अब मैं इनके पतन की बारे में बात कर लेता हूँ। ये ज़्यादा टाइम रुके नहीं थे और बेदरा में एक कर्नाटक में युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, जो कि डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। देखो, एक्चुअल में हो क्या रहा था कि यूरोपीय कंपनियों में से पुर्तगाल भी आ रहे थे, डच भी आ रहे थे, अंग्रेज भी आ रहे थे। तो जब ये कंपनियां भारत में आई तो इनके बीच में भी संघर्ष होने लग गया। तो डच अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, डच पुर्तगालियों से लड़ रहे हैं, अंग्रेज पुर्तगालियों से लड़ रहे हैं। तो जो भी कंपनी का प्रभुत्व था वही बची रहेगी, बाकी की सारी कंपनियां भाग गई। तो डच का अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, वहीं पर इनकी कमर टूट जाती है और फिर उसके बाद ये हार जाते हैं बेदरा के युद्ध को। तभी से डच का प्रभुत्व खत्म हो जाता है। फिर डचों का ज्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व में स्थित मलाया पर चला जाता है। मलाया का मतलब है मलेशिया। मलेशिया तो डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया। देखो, ये आप मैप में देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है वो मलेशिया का हिस्सा है, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो जब यहाँ पर इनका बेदरा का युद्ध खत्म हुआ, बेदरा के युद्ध के बाद ये इधर मूव कर गए। और डचों के बारे में एक खास बात और ये है कि ये अपने जो कर्मचारी होते थे उनको ये सैलरी दिया करते थे, और सैलरी के रूप में ये स्वर्ण सिक्के पैगोडा, जिनको पैगोडा बोला जाता था, वो इनको दिया करते थे। तो डचों के बारे में आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं डचों के बारे में। बस इतनी ही बातें। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं डचों के बारे में। 1596 ईस्वी में पहला डच नागरिक आया था जिसका नाम था कार्नेलिस हाउटमैन। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, जो कि डच में ही होती है। फिर 1605 ईस्वी में ये भारत में आते हैं। 1605 ईस्वी में इन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, वहां पे लगाते हैं। 1610 ईस्वी में एकमात्र किलाबंद डच फैक्ट्री गोल्ड्रिया की पुलिकट में स्थापना की, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। 1627 में बंगाल की पीपली में डच फैक्ट्री की स्थापना की, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डचों को व्यापारिक अधिकार दे दिया, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों से डचों की पराजय हो जाती है और यहीं पर इनका पतन हो जाता है।
तो सबसे पहले पुर्तगाल आए और पुर्तगाल के बाद डच, अब डच के बाद एंट्री होती है ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब आते हैं अंग्रेज भारत में। तो 1608 ईस्वी से 1947 तक ये रुके, जबकि 1498 ईस्वी में हमारे पुर्तगाल आए थे, 1605 ईस्वी में हमारे डच आए थे और 1608 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज भी उसी रास्ते से होकर आए थे, ये केप ऑफ गुड होप होकर यहाँ से ये सीधा भारत की तरफ आए। अब अंग्रेजों के बारे में थोड़ी सी लंबी चर्चा चलेगी, क्योंकि अंग्रेजों ने काफी टाइम भारत पर राज किया था। तो अंग्रेजों के बारे में बात कर लेते हैं। अंग्रेज जो थे, उनकी एक कंपनी थी जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बोला जाता था। वैसे तो इसका बहुत बड़ा नाम है। 1599 में जैन मिल्डेन हॉफ भारत में आए थे, ये एक बार पहले आ चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। बाकी उसके बाद 1600 ईस्वी में यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का राज था और भारत में 1600 में भारत का राज था, सॉरी अकबर का राज था। उसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर के बेटे, आपको पता है, सलीम, जहांगीर का शासनकाल शुरू हो जाता है। फिर जॉन हॉकिंस और टॉमस रो भारत में आते हैं, तो उसको आगे हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इसके बारे में ये देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इसका पूरा नाम है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। तो इसके ये खुद की एक प्राइवेट कंपनी थी, जो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी थी। हालांकि इसमें जो यहाँ की महारानी एलिजाबेथ थी, इसके बहुत ज़्यादा शेयर थे। तो जो इसको संचालन करती थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। ये 24 सदस्य कौन हुआ करते थे? जिनके सबसे ज़्यादा इसमें फंड थे इस कंपनी में। तो 24 लोगों के द्वारा ये कंपनी का संचालन होता था, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। और 1600 में एलिजाबेथ ने पूर्व से 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार चार्टर प्रदान किया। अब क्या करते हैं कि 1600 ईस्वी में इनके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। 1605 ईस्वी में 1608 ईस्वी में जो है वो भारत में ये आ जाते हैं। तो भारत में ये इंग्लैंड की महारानी से बोलते हैं कि आप हमें मोनोपोली का अधिकार दे दो, यानी कि व्यापार का एकाधिकार दे दो। कोई भी इंग्लैंड की कंपनी भारत से ट्रेड नहीं करेगी। ये एकाधिकार इन्होंने 15 वर्षों के लिए महारानी से ले लिया। 1608 ईस्वी में ये एकाधिकार ले लेते हैं। फिर राजा जेम्स 1609 ईस्वी में आते हैं, वो एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं, यानी कि अनलिमिटेड आप व्यापार करो। इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत से व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, सिर्फ एक व्यापार करेगी। किसी भी चीज में अगर मार्केट में मोनोपोली हो रही है, तो मतलब किसी एक की दुकान चल रही है, जैसे किसी एक जूते वाली की दुकान है, तो वो मोनोपोली क्रिएट कर लेगा, तो सिर्फ अपनी मनमानी रेट से बेचेगा, इसी को बोलते हैं मोनोपोली। अगर 2-3 जूतों की दुकान होगी, तो फिर वहां पे मोनोपोली क्रिएट नहीं होती है। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में काफी टाइम तक रुकी रही और अब ये भारत में ट्रेड करते हैं, भारत में व्यापार करते हैं। तो 1608 ईस्वी में इनका अराइवल हो जाता है। 1608 ईस्वी में ये रेड ड्रैगन शिप के द्वारा भारत में आते हैं, मुख्य केंद्र बनाते हैं। ये कौन कौन सी जगह, उसको अब हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये प्रमुख जो सेंटर बनाते हैं, ये एक तो बम्बई को बनाते हैं 1668 ईस्वी में, कुडलौर, मद्रास, मसूलीपट्टनम को 1611 में यहाँ पे इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। और 1663 में उड़ीसा में, हुगली में, कलकत्ता फोर्ट विलियम, कासिम बाजार और ये सूरत के हिस्से में 1613 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाती है सूरत में। इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इनके फैक्ट को समझ लेते हैं, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इन्होंने जो केंद्रों का विकास किया, अपनी फैक्ट्रियों का विकास किया, वो उत्तर भारत में भी किया और दक्षिण भारत में भी किया था। उत्तर भारत में उस टाइम किसका राज था? वो मुगलों का राज था। अभी मुगल जिंदा है और मुगलों का राज है। और दक्षिण भारत में कुछ छोटे मोटे जो राजा थे उनका राज था। तो उत्तर भारत में एक केंद्रीयकृत शक्ति का राज था, जहाँ पे जहांगीर शासन कर रहा था। अकबर के बाद जहांगीर ने शासन किया और जहांगीर का जो शासन था वो 1605 से 1625 तक रहा था। जहांगीर के काल में सबसे पहले ये आए थे तुम्हारे अंग्रेज। अंग्रेजों का कौन सा कैप्टन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसने क्या किया
कि ये भैया जहांगीर के शासनकाल में पहुंच जाते हैं, जहांगीर के फोर्ट में पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंच के ये तुर्की में ही उनसे बात करते हैं, जो कि तुर्की उनकी भाषा थी जहांगीर की, तो तुर्की में ही बात करते हैं। तो तुर्की सुन करके वो सोचता है कि एक गोरा तुर्की बोल रहा है, तो उससे ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जहांगीर, और इनको 400 मनसब देता है और इंग्लिश खां की उपाधि देता है। अब ये मनसब क्या होता था? मनसब जमीन के टुकड़े होते थे, मनसबदारी प्रथा चलती थी अकबर के शासनकाल में, और इसी के बाद इंग्लिश खां की उपाधि मिलती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के शासनकाल में आया। तो ये तुर्की में बात करता है उससे, और यहाँ पे इसको इंग्लिश खां की उपाधि मिल जाती है, और इसको ट्रेड करने का भी अधिकार मिल जाता है यहाँ पे। 1611-1612 में दूसरा अंग्रेजी कप्तान बेस्ट व मिडलेटन ने सेवाली में पुर्तगाल को हराया। ये छोटा सा पॉइंट है, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सूरत में इन्होंने 1613 ईस्वी में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित कर ली। प्रथम स्थायी फैक्ट्री तथा पश्चिम में भारत की प्रथम फैक्ट्री यही थी 1613 में, जबकि 1611 में इसने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई थी। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई, जो कि आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो आया था वो आया था अंग्रेजों की तरफ से टॉमस रो, जो कि राजा जेम्स का राजदूत था, यानी कि राजा जेम्स ने भेजा था, और उन्होंने भेजा कि मुगल साम्राज्य से मिलो, मुगल जो कि जहांगीर थे उनसे मिलो। मुगल साम्राज्य में व्यापार की इनको अनुमति मिल जाती है टॉमस रो के द्वारा, कि जितने भी भारत में मुगल राज्य है वहाँ वहाँ ये ट्रेड कर सकते हैं। अब जो दूसरा जो मुगल शासक था वो औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1767 तक रहता है। 1651 ईस्वी में बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित करते हैं। इसी के शासनकाल में कौन? अंग्रेज। अब बंगाल में औरंगजेब का एक सूबा सूबा था जो कि हुगली था। यहाँ पे एक सूबेदार शाहसुजा राज करता है। शाहसुजा राज कर रहा है, तो यहाँ से ये ट्रेड करना चाहते हैं बंगाल में, तो हुगली जगह से ये अपना ट्रेड चालू करते हैं बंगाल में। तो शाहसुजा के पास जाते हैं और शाहसुजा से बोलते हैं कि भाई हमें हुगली से ट्रेड करना है। तो शाहसुजा इनके सामने एक जो पॉलिसी है वो देता है कि आप 3000 रुपये हमें सालाना आप इसका टैक्स देते जाइए, और आप हुगली से व्यापार करते जाइए। तो ये इसको एक निशान दे देता है। निशान मतलब एक तरह का पास था, जो कि बंगाल में व्यापार करने का एक पास था, निशान, बंगाल में भी हुगली में। तो इनको क्या देना था? इसके बदले में 3000 रुपये देने थे, 3000 रुपये सालाना देने थे। 1668 ईस्वी में एक छोटी सी झड़प होती है अंग्रेजों और मुगलों के बीच। ऐसा होता है कि अंग्रेज जो है वो मुगलों को जो 3000 टैक्स था वो देने से मना कर देते हैं। तभी जो औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच झड़प हो जाती है, जिसके बाद इसमें मुगल जीत जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मुगल बहुत ही संकीकृत थे और बहुत ही इनकी ज़्यादा शक्ति थी। तो फिर अंग्रेजों में ये मार लगाते हैं, और अंग्रेजों से ये हुगली और मसूलीपट्टनम में जो व्यापार कर रहे थे वो भी छीन लेते हैं। इसके बाद छीन लेने के बाद फिर अंग्रेज इनसे माफ़ी मांगते हैं, और फिर दोबारा से ट्रेड ये चालू हो जाता है। तो थोड़ी सी ये कहानी है, आपको आई होप मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला पास था वो निशान था। निशान एक पास था जो हुगली में व्यापार करने के लिए शाहसुजा द्वारा अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि बंगाल अब दूसरे में 1698 ईस्वी में बंगाल के इनकी 3 गांव की जमींदारी मिल जाती है, कालीकट, सूतानदी और गोविंदपुर। इनकी जमींदारी मिलने के बाद ये यहाँ पे जॉब चौर्नोक के द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना। ये कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं है, कलकत्ता फोर्ट विलियम एक तरह का फोर्ट होता था। यहाँ पे ये रहते थे, यहीं पे ये अपनी फैक्ट्री बनाते थे। तो जॉब चौर्नोक ने कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना कर देता है। फिर 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का राज आता है। तो वहाँ पे जॉन सरमन मिशन और डॉक्टर हैमिल्टन इससे मिलने जाते हैं। तो इसको एक बीमारी थी फर्रुखसियर को, तो जॉन सरमन मिशन के साथ इनके डॉक्टर भी जाते हैं, हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन जाते हैं तो वो इनका इलाज कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्रुखसियर इतना खुश हो जाता है कि ये एक शाही फरमान जारी कर देता है। अब इस शाही फरमान जो था वही असली जड़ था अंग्रेजों को भारत में पनाह देने का। अगर ये शाही फरमान जारी ना किया हुआ होता तो अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। अब इस शाही फरमान में क्या था कि जब तक तो ये हुगली में अपना व्यापार कर रहे थे, बट अब ये पूरे बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, वो भी 3000 रुपये वार्षिक कर इनको देना पड़ेगा एनुअली।
यानी कि वार्षिक, और 10,000 रुपये वार्षिक कर से ये सूरत के हिस्से में, सूरत का हिस्सा ये गुजरात के हिस्से में पड़ता है, सूरत का हिस्सा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अब ये राज कर सकते हैं, यानी कि व्यापार कर सकते हैं। और तीसरी बात, इसने सबसे बड़ी गलती कर दी कि बंबई में ये अपने सिक्के डाल रहे थे, अब उसने बोल दिया कि ये जो सिक्के डाल रहे हैं वो पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे। तो शाही फरमान में 3 बातें थी कि 3,000 रुपये अपना वार्षिक कर देते जाओ और बंगाल में तुम व्यापार करते जाओ, और 10,000 रुपये आप वार्षिक कर देते जाओ और सूरत में व्यापार करते जाओ। और तीसरी बात थी कि जो बंबई में इनके सिक्के डल रहे थे वो पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे। तो ये शाही फरमान था, जिसको कंपनी ने मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा का नाम दिया। ये इनके लिए एक मजबूत जड़ थी, मजबूत इनके लिए नींव बनी। और दूसरी बात क्या हुई कि एक और स्वर्ण फरमान जारी किया गया गोलकुंडा के द्वारा। गोलकुंडा के द्वारा 1632 में एक और फरमान जारी किया गया। तो 3 फरमान को जारी किए गए, एक तो निशान जो कि हुगली में शासन करने के लिए शाहसुजा द्वारा, एक शाही फरमान किसने दिया था, फर्रुखसियर ने दिया था, और तीसरा था स्वर्ण फरमान। स्वर्ण फरमान किसने दिया था, वो गोलकुंडा के द्वारा इनको दिया गया। अब ये जो शाही फरमान है ये आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। अब भाई ये दक्षिण भारत में बात करते हैं कि दक्षिण भारत में ये कैसे आए, वहां पे इन्होंने कैसे राज किया, किस किन से इनका युद्ध हुआ और किस तरीके से इसे दक्षिण भारत में आ गए। फ्रांसीसी डे चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने मद्रास ले लिया था, और फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण में व्यापार केंद्र इन्होंने बनाया, जिसका नाम क्या रखा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और बंगाल के इलाके में फोर्ट विलियम बनाया था, और इधर इन्होंने क्या बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1661 में एक बहुत ही अच्छी घटना होती है कि ब्रिटेन के राजकुमार जो चार्ल्स थे, उन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर लिया। और जब पुर्तगाल का भाई इससे पहले भारत में राज था, तो पुर्तगाल जो है वो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम को जो बम्बई है वो बम्बई गिफ्ट कर देते हैं, यानी कि दहेज के रूप में पुर्तगाल जो है वो अंग्रेजों को दे देते हैं, क्योंकि राजकुमारी कैथरीन और प्रेगेंजा का विवाह राजकुमार चार्ल्स प्रथम के साथ हो जाता है। अब ब्रिटेन जो है उसको बम्बई बम्बई मिल जाती है, तो ब्रिटेन वाले सोचते हैं कि भारत में भाई किसका राज है, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है, तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं बम्बई, और यहीं पे ये अपना ट्रेड वेड कर लेगी अपना आराम से। तो 10 पाउंड, सिर्फ 10 पाउंड किराए पर इनको बम्बई मिल जाती है, और पूरी बम्बई में ये 10 पाउंड किराए पर आराम से अपना व्यापार करते हैं। 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति मिल जाती है, और वहीं पे गेराल्ड ओगियर द्वारा मुंबई की स्थापना होती है, और 1687 ईस्वी में सूरत से मुंबई केंद्र इनका बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी अब अंग्रेजों के बारे में बात हुई है उनकी। देखो उत्तर भारत में इनके कौन कौन से सेंटर थे, सूरत, हुगली और कोलकाता। हुगली बंगाल के क्षेत्र में, सूरत गुजरात के क्षेत्र में, और कलकत्ता ये जो है मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है। और मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत में, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, मद्रास और बम्बई, तो ये इनके प्रमुख केंद्र थे। सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री जो लगाई थी वो 1611 ईस्वी में, और 1613 ईस्वी में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में ही इन्हें 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो कि अंग्रेज था वो समुद्री मार्ग से भारत आता है, और ये कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मुलाकात करता है और यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मांगता है। 1608 ईस्वी के बाद 1609 ईस्वी में व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल तक कर दिया। इसके द्वारा राजा जेम्स प्रथम के द्वारा अनिश्चित काल तक कर दिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अनलिमिटेड टाइम तक भारत में मोनोपोली करेगी, भारत से व्यापार करेगी, और कोई भी इंग्लैंड की कंपनी भारत से व्यापार नहीं करेगी। 1611 में दक्षिण में मसूलीपट्टनम में जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा था प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं। 1613 में ये दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं, और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा सुनहरा फरमान जारी किया जाता है 1632 में, और इनको एक और फरमान मिलता है, उसका नाम था शाही फरमान। शाही फरमान किसके द्वारा मिला था, शाही फरमान मिला था इन्हें फर्रुखसियर के द्वारा। और निशान एक और फरमान था जो कि शाहसुजा के द्वारा हुगली में व्यापार करने के लिए इन्हें बंगाल में दिया गया था। 1661 ईस्वी में कंपनी को गवर्नर व अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार मिलता है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी इनको देख लेते हैं। 1676 में कंपनी को बम्बई में सिक्के डालने का अधिकार मिल जाता है।
1717 ईस्वी में फर्रुखी द्वारा शाही फरमान जारी किया जाता है जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और 1813 ईस्वी में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को कम कर दिया जाता है। देखो 1717 के बाद ये कंपनी व्यापार करती है, व्यापार के साथ ही साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा देती है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूर शासन करती है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगता है। तो 1813 में कंपनी पर कमान कसी जाती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। 1858 में कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। ये 4 जो पॉइंट हैं वो हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपको 1770 तक ही अच्छे से डिस्कस और माइंड में इनको पॉइंट को बिठा लेना है। अब नेक्स्ट कौन आते हैं? नेक्स्ट आते हैं भैया डेनिस। तो हमने किस किस की बात कर ली? वेट, अब बात करते हैं डेनिस की। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद आते हैं डच, डच के बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के बाद आते हैं डेनिस। जो पुर्तगाल थे वो 1498 में आए, जो डच थे वो 1605 ईस्वी में आए, जो ब्रिटिशर्स थे वो 1608 ईस्वी में आए और ये डेनिस हैं जो आते हैं 1620 ईस्वी में। डेनिस जो थे वो डेनमार्क से आते हैं। डेनमार्क की राजधानी शायद कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन। और डेनमार्क ये भी उसी रास्ते से होकर उत्तर महासागरीय केप ऑफ गुड होकर ये सीधा भारत में आते हैं यहाँ से होकर। तो डेनिस, डेनिस की जो कंपनी थी वो डेनमार्क की एक कंपनी थी। डेनिस जो थे वो डेनमार्क की एक कंपनी थी। 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1620 ईस्वी में ये पहली फैक्ट्री लगाते हैं। मैंने क्या बताया था? 1620 ही बताया ना? हाँ, 1620 ईस्वी में ये भारत में आते हैं। भारत में ये पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाते हैं? ट्रैंकोबर तमिलनाडु में ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। जबकि 1498 ईस्वी में पुर्तगालों ने कहाँ पे लगाई थी पहली फैक्ट्री? 1498 में ये आए थे और 1611 ईस्वी में 1600 नहीं 1503 ईस्वी में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी कोचीन में, कोचीन केरल में। किसने? पुर्तगालों ने। डेनिस ने कहाँ पे लगाई? 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबर तमिलनाडु में पहली फैक्ट्री आपको याद रखनी है। और 1676 ईस्वी में द्वितीय फैक्ट्री लगाई श्रीरामपुर बंगाल में। फिर इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद ये 1845 ईस्वी में अंग्रेज को अपनी सारी फैक्ट्रियाँ बेचकर चले जाते हैं। डेनमार्क की कंपनी का यहीं पे पतन हो जाता है। तो डेनिस से हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद डच, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिस और डेनिस के बाद फ्रांसीसी। तो डेनिस जो आए थे वो 1620 ईस्वी में आए थे, यानी कि 1616 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी और 1620 ईस्वी में ये आए थे। 1620 ईस्वी में इन्होंने ट्रैंकोबर, ट्रैंकोबर तमिलनाडु में पहली फैक्ट्री लगाई। बस इतना याद रखना है डेनिस के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांसीसियों की कि फ्रांसीसिया किस तरीके से आए, कहाँ से आए, किस रास्ते से आए, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपना अधिकार किया और किस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो ये भी सेम रास्ते से होकर आते हैं, उत्तर महासागरीय होकर, केप ऑफ गुड होकर और फिर यहाँ से इंडिया पहुंच जाते हैं। फ्रांसीसियों के बारे में बात करते हैं। फ्रांसीसियों की कंपनी जो थी वो सबसे अंत में आई थी और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी देश इंदेश ओरिएंटेलिस, जो कि इनकी कंपनी का नाम था, जिसको हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना 1664 में हुई थी। उस टाइम पर जो फ्रांस के राजा हुआ करते थे वो राजा लुई 14 हुआ करते थे और फ्रांस के वित्त मंत्री जो हुआ करते थे वो कॉल्बर्ट हुआ करते थे। अब मैंने यहाँ पे वित्त मंत्री का नाम इसलिए बताया है क्योंकि ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इन्हीं के दिमाग की उपज थी। इन्होंने ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रूपरेखा भूमिका तैयार की थी। तो ये पहली एक ऐसी कंपनी थी जो कि पूर्णतया सरकारी कंपनी थी, फुली गवर्नमेंट कंपनी थी। तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात है कि 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1668 ईस्वी में ये भारत में आते हैं। उस टाइम पर वहाँ का राजा कौन था? राजा लुई 14 था। वित्त मंत्री कौन थे? कॉल्बर्ट थे। और ये पूर्णतः गवर्नमेंट कंपनी थी और सबसे अंत में ये आई थी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनके केंद्रों के बारे में। मुख्य केंद्र इन्होंने क्या क्या बनाए और किस तरीके से इन्होंने केंद्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1668 में इनका आगमन हो जाता है। पहली फैक्ट्री लगाते हैं ये सूरत के इलाके में। सूरत का इलाका पड़ता है अपने गुजरात वाले इलाके में, गुजरात वाले इलाके में सूरत का हिस्सा पड़ता है। तो सूरत में 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री लगाते हैं
फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई 1668 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री लगाती हैं 1669 ईस्वी में, जो कि आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। 1674 ईस्वी में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 1668 ईस्वी में इन्होंने भारत में आगमन किया और पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में इन्होंने सूरत में लगाई, जो कि फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में, और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इनका डिक्लाइन कैसे हो गया, इनका पतन कैसे हो गया, ये भी थोड़ी सी चर्चा का विषय है। 1742 ईस्वी में तक, यानी कि 1668 में आए, 1668 से 1742 ईस्वी तक इनका उद्देश्य था कि ये व्यापार करें। 1742 ईस्वी में डुप्ले यहाँ का गवर्नर बनता है, फ्रांसीसी गवर्नर बनता है, और उसके दिमाग की उपज थी कि वो साम्राज्य का भी विस्तार करे। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक जो यूरोपीय कंपनियां थी उनसे संघर्ष करता है, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, और साइक संधि को अपनाता है, और व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षी था। अंग्रेजों से संघर्ष होता है, अंग्रेजों के संघर्ष के ही बीच में 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं, और 3 कर्नाटक के युद्धों के बाद इनका पतन हो जाता है। कर्नाटक के ये 3 युद्ध अति इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रांसीसियों का पतन कैसे होता है, कर्नाटक के युद्ध के बाद इनका पतन हो जाता है। डिस्कस करते हैं कर्नाटक के युद्ध। जो पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748, ऐसे नहीं कि ये पूरी 2 साल लड़ा गया, लेकिन 2 साल लड़ा गया था। 2 साल छोटे छोटे युद्ध, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े युद्ध, टुकड़ों में युद्ध लड़े गए थे, और 1746 में स्टार्ट होकर 1748 में खत्म हुआ था। रीजन क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, जो कि यूरोप का थोड़ा सा यूरोप में पड़ता है। एक्चुअली होता क्या था कि इनके एक ही उपनिवेश नहीं थे। जैसे एक भारत में उपनिवेश है, इनकी भारत में फैक्ट्री है, एक चाइना में फैक्ट्री है, एक यूरोप में फैक्ट्री है, तो वहां पे भी अंग्रेजों की भी फैक्ट्री हुआ करती थी। सबसे ज्यादा लड़ाई जो होती थी वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों की होती थी। तो एक जगह पे लड़ाई होती थी तो ये सारी जगह पे लड़ाई करने लग जाते थे। यानी कि अगर चाइना में लड़ाई हुई है तो ये भारत में भी लड़ाई करने लगे। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में, तो इन्होंने भारत में भी युद्ध स्टार्ट कर दिया। तो डुप्ले और मोर्स के बीच में युद्ध होता है, और यहीं पे सेंट थॉमे की प्रसिद्ध लड़ाई होती है। आप इसको याद कर लेना, 1746 में सेंट थॉमे की लड़ाई होती है। किसके बीच, कैप्टन पैराडाइज और अनवरुद्दीन कर्नाटक का जो कि नवाब था, इसके बीच ये युद्ध होता है। और इसी के खत्म कैसे हुआ, एक्सला सापेल की संधि होती है, जिसके वजह से ये कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ। यानी कि 1746 में स्टार्ट हुआ, 2 साल चला 1748 तक। रीजन क्या था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, और इसका परिणाम क्या निकला, एक्सला सापेल की संधि। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सॉन्ट थेमे की लड़ाई, जो कि 1746 में हुई। दूसरा कर्नाटक का युद्ध था वो 1749 से 1754 तक लड़ा गया। ये करीब 5 साल लड़ा गया। रीजन क्या था कि हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के मुद्दे। एक्चुअली हो क्या रहा था, ये दक्षिण वाला हिस्सा है, यहीं पे कर्नाटक और हैदराबाद पड़ता है। तो यहाँ पे जो था वो इनकी गद्दी की लड़ाई चल रही थी कि हैदराबाद में किसका राज होगा, कर्नाटक में किसका राज होगा। तो इन्होंने क्या किया था कि हैदराबाद और कर्नाटक में अंग्रेजों ने एक की तरफ हो गए और फ्रांसीसी एक की तरफ हो गए, और दोनों का साथ देके एक्चुअल में जो लड़ाई थी वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच इनडायरेक्टली लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पे एक अंबार की लड़ाई होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, डुप्ले की वापसी कर देते हैं ये, और नया गवर्नर गोडेहू बन के आता है, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। हैदराबाद में नासिर जंग अंग्रेज साथ देते हैं, और मुजफ्फर जंग का साथ फ्रांसीसी देते हैं। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेज देते हैं, और फ्रांसीसी के साथ चंद्र साथ देते हैं। इस तरीके से ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई थी, और इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के साथ होती है। यानी कि दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक लड़ा गया। रीजन क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के विवादास्पद मुद्दे थे। किस संधि के द्वारा ये खत्म हुआ, पांडिचेरी की संधि के द्वारा। हैदराबाद और कर्नाटक में नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेजों ने दिया, और मुजफ्फर जंग और चंद्र साहब का साथ जो था वो फ्रांस ने दिया। फिर तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है 1758 से 1763, ये भी करीब 5 वर्ष चला। इसका रीजन सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार। इस जो ये युद्ध समाप्त हुआ वो पेरिस की संधि के साथ हुआ, जब उस टाइम पे फ्रांस का गवर्नर लाली था।
एक वांडीवास का युद्ध होता है 12 जनवरी 1760, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, आप इसको याद कर लेना। तो 1760 में किसका युद्ध हुआ? वांडीवास का युद्ध होता है, जब फ्रांस के गवर्नर लाली और अंग्रेजों के गवर्नर आयरकुट के बीच में ये होता है। तो तीसरा कर्नाटक का युद्ध, ये तीनों कर्नाटक के युद्ध हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फ्रांसीसी की असफलता के कारण, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब जो फ्रांसीसी जो है लास्ट कंपनी थी 1668 में जो आई थी, उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किस तरीके से ये कंपनी जो थी वो भारत में राज करती है, उसके मुख्य तथ्य क्या है। तो पहला ये कि 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसका नाम था इंडेस ओरिएंटलिस की स्थापना। ठीक है। 1740 से 1748 में पहला कर्नाटक का युद्ध होता है फ्रांसीसी व कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के साथ। 1740 ईस्वी में सेंट टॉमे के युद्ध से फ्रांसीसियों की विजय होती है। सन 1748 जो कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध था, एक्सला सापेल की संधि होती है और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है इसी संधि के साथ। दूसरा कर्नाटक का युद्ध 49 से 54 तक लड़ा गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी की समस्या थी, जिसकी वजह से ये हुआ था, और इसका जो अंत था वो किस संधि से हुआ था? एक संधि हुई थी, क्या नाम था उस संधि का? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की संधि की वजह से ये दूसरा जो युद्ध है फ्रांसीसियों का वो समाप्त हुआ। तीसरा जो युद्ध है वो 1749 से 54 तक बीच में लड़ा गया। तीसरा जो युद्ध है वो तृतीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, ये लिख तो रहा है। पांडिचेरी की संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समाप्त हो गया था। 58 से 63 तक तीसरा कर्नाटक का युद्ध चला, जो कि ब्रिटिश व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, और इसका जो समाप्ति है वो पेरिस की संधि के साथ हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पांडीवास का युद्ध। पांडीवास का युद्ध सन 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशों की विजय हुई थी और फ्रांसीसियों की हार। यहीं से फ्रांसीसियों का पतन हो गया, और उसके बाद कोई भी भारत में यूरोपीय कंपनी नहीं बची जो ब्रिटिशों के साथ टक्कर ले सके। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, बहुत ज़्यादा भारत पर अत्याचार किया, और 1947 के करीब आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी तक राज करती है। सन 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। तो आप आज हमने पढ़ा है कि पहले पुर्तगाल आए, पुर्तगाल के बारे में पढ़ा हमने, पुर्तगाल के बाद फिर हमने डच के बारे में पढ़ा, डच के बाद हमने ब्रिटिश के बारे में पढ़ा, ब्रिटिश के बाद हमने डेनिश के बारे में पढ़ा, और डेनिश के बाद हमने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा। एक फ्रांसीसियों के बाद एक स्वीडन कंपनी और आती है, स्वीडिश। स्वीडिश भी आई थी, लेकिन स्वीडिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, यूरोपीय कंपनियों के बारे में, यूरोपीय कंपनियों ने किस तरीके से अपनी जड़ें फैलाई, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और चैनल की घंटी का बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबा दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी नए एग्जाम से रिलेटेड वीडियो होती हैं वो सारी मैं लाता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।